चलो देखो, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हिंज सपोर्ट का देखा था, वीडियो नहीं है अपना, तो उस पर वीडियो डाल देंगे बाद में। तो उसके कुछ क्वेश्चंस या फिर सिचुएशंस फिर से एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल जब पढ़ा तो हमने बोला था कि कोई हिंज सपोर्ट है, इसे क्या कनेक्टेड है, कोई रॉड। अगर ये रॉड जस्ट रिलीज किया, क्या किया, जस्ट रिलीज, तो इस टाइम का इसका एक्सेलरेशन कितना, ओमेगा कितना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना, टेंजेंशियल कितना, नेट कितना और हिंज फोर्स कितना, ये हमने पढ़ा। इसके बाद दूसरी कंडीशन में हमने रॉड कैसा है बोला था, वर्टिकल। कैसा है बोला था, वर्टिकल कंडीशन के लिए भी पढ़ा। तीसरे इसमें हमने रॉड कैसा है बोला था, इंक्लाइन। क्या बोला था, इंक्लाइन। इन तीन कंडीशन के लिए हमने अलग अलग चीजें क्या करी, डिटरमाइन। अब हम बोल रहे हैं सपोज एक डिस्क है, क्या है, एक डिस्क। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यूनिफॉर्म डिस्क, uniform disk of mass m and radius r is placed on rough surface. surface कैसा है, rough, ठीक है, is rotated with initial angular velocity, सपोज ओमेगा नॉट। कितनी एंगुलर वेलोसिटी देती है उसे, ओमेगा नॉट, ठीक है। फाइंड पहला पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ इस, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, बाद में उसे एक्सेलरेशन दिया होगा, तो एक्सेलरेशन हमें पूछा कितना, अल्फा। दूसरा पॉइंट टाइम टेकन बाय डिस्क टू कम टू रेस्ट, अब इसमें से इतना तो समझ में आया, स्पीड डिक्रीज हो रही होंगी, स्पीड क्या हो रही होंगी, डिक्रीज, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, निगेटिव। चलिए तीसरी चीज हमें पूछी गई है इसमें, टाइम टेकन बाय डिस्क टू कम टू रेस्ट, ठीक है, इतने पहले निकाल, क्लियर हो गया, अरे ठीक है क्या, ये दो तीन चीजें हमें पूछी है। देखो अब सिंपल सी बात है, डिस्क को काय पे रखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, काय के ऊपर रखा, हॉरिजॉन्टल। अगर सरफेस स्मूथ होता तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं आता, अगर सरफेस क्या होता, स्मूथ, तो कोई अपोजिंग फोर्स आता क्या, नहीं। लेकिन हमने क्या कहा है, डिस्क काय पे ऊपर रखा है, रफ सरफेस। अगर मैं रफ सरफेस के ऊपर डिस्क को रोटेट करूंगा तो फ्रिक्शन के कारण उसकी स्पीड क्या होती जाएंगी, डिक्रीज, क्या होती जाएंगी, ठीक है, मतलब कुछ समय के बाद उसे रुकना ही है। तो वही हमें पूछा उसने कि एक्सेलरेशन कितना, मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि जब डिस्क सरफेस के ऊपर रोटेट करेगी और वो सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन वाला है, कैसा है, तो उसकी स्पीड घटते जाएंगी, बढ़ते तो नहीं जाएंगी, मतलब एक्सेलरेशन किसका काम करेगा, रिटार्डेशन का। उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा, ये दो चीजें हमें पूछी है। चलो देखते हैं, समझ लो, बराबर करते आना चाहिए। सपोज ये रफ सरफेस था, इसके ऊपर आपने ये डिस्क रख दी, ये डिस्क का क्या हो गया, एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट इसे आपने क्या दिया, एंगुलर वेलोसिटी दी है, सपोज ओमेगा नॉट, बोला है ना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है, ओमेगा नॉट, सही है, ठीक। चलो तो ये तो डिस्क हो गई। अब इसको मैं जब ऊपर से दिखूंगा तो मुझे सर्कल दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। ये हो गया, मैं टॉप व्यू से देख रहा तो मुझे क्या दिख रहा है, पूरा सर्कल, क्या दिख रहा है, सर्कल, क्लियर है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, ये जो डिस्क है इसका खुद का वेट कहाँ एक्ट होगा, वर्टिकली, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएंगी। अब जब ये डिस्क इस सरफेस के ऊपर, ये जो भी सरफेस है इसके ऊपर जब डिस्क रोटेट होंगी तो उसमें क्या आएगा, फ्रिक्शन, क्या आएगा, फ्रिक्शन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, म्यू इनटू एम, क्या होता है। बट अब फर्क क्या है, अब तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें एक तो ब्लॉक रहता था, उसका खुद का वेट कहा जाता था नीचे, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आती थी, ऊपर, तो हम बोल देते थे एन बराबर mg। तो एफ बराबर क्या होता, म्यू इनटू एन, मतलब म्यू इनटू mg।
एस की जगह मैं के ले लेता मोशन में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा ना, ठीक है। तो म्यू इनटू एम जी, इतना अपना क्या होता था, फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता था, फ्रिक्शन फोर्स। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, म्यू इनटू एम। क्लियर है, ठीक। तो सर यहाँ पे भी फ्रिक्शन सीधा सीधा ले लो, म्यू इनटू एम जी। नहीं, अब नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब डिस्क रोटेट हो रही है तो उसका हर पोर्शन अलग अलग रेडियस पे रोटेट हो रहा है, हाँ या नहीं, यस और नो। तो हर रेडियस पे उस पे आने वाले फोर्सेस और वेलोसिटी क्या होती जाएंगी, चेंज। मैं v की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, भले ओमेगा सबके लिए क्या है, लेकिन v तो बदल जाता है। मतलब हर जगह फ्रिक्शन क्या हो सकता है, चेंज। क्या हो सकता है, चेंज। क्लियर। तो अब करें क्या फिर, हमें चाहिए बेटा अल्फा जब भी निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, टॉर्क। क्या निकालना पड़ता है, क्लियर। अब इस कंडीशन में इस डिस्क पे एक्ट होने वाले फोर्सेस में कौन रहेगा जिसके कारण टॉर्क आ सकता है, तो फ्रिक्शन फोर्स। कौन रहेगा, दूसरा तो कोई रह नहीं सकता। मतलब डिस्क अगर मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो फ्रिक्शन ऐसे चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, बराबर है ना। अगर मैं डिस्क क्लॉकवाइज घुमाऊं तो फ्रिक्शन फोर्स कहां घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैं डिस्क एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो फ्रिक्शन कहां जाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज से। सही है, मतलब अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज। तो हम ऐसा समझ के चलते, हमें पता नहीं एग्जैक्ट फोर्स कितना रहेगा, तो हम इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। हमेशा डिस्क के केस में हम एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी होती है, r, थिकनेस कितनी होती है, dr। बढ़ चुके हैं ये, अरे हाँ या ना। अब डिस्क का मुझे क्या दिया है, मास दिया हुआ है, r क्या है डिस्क की रेडियस। तो मैं सिग्मा तो निकाल सकता, सरफेस डेंसिटी, मास अपॉन एरिया। यस और नो, अरे हाँ या ना। ये तो बहुत बार कर चुके हैं अपन, डिस्क रही तो यही करना है। चलो अब मैं एक छोटा एलिमेंट लेता हूं इसी डिस्क का, एट रेडियस कितनी, स्मॉल आर, और इसकी थिकनेस कंसीडर करते हैं अपन dr। कितनी थिकनेस ले ली मैंने, dr इसकी थिकनेस। तो लेट dm इसका स्मॉल एलिमेंट का मास हो गया, तो dm क्या होना चाहिए, सिग्मा इंटू इसका एरिया। सिग्मा क्या है अपने पास, m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया। छोटे एलिमेंट का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू dr। सही है, सरकमफरेंस इंटू थिकनेस, पाई पाई क्या बचा, 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर dr। सही है क्या, यस और नो, करेक्ट। अभी छोटे एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर डिस्क अपनी ऐसी रोटेट हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, अरे सही है या नहीं, फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसे आएगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने डिस्क को ऐसे रोटेट बोला है। सही है, तो फ्रिक्शन ऐसे चलेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस छोटे एलिमेंट के लिए अगर मैं निकालना चाहूं, किसके लिए, फॉर स्मॉल एलिमेंट, किसके लिए, फॉर स्मॉल एलिमेंटल रिंग, फ्रिक्शन फोर्स एफ के क्या होगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन मतलब मास इंटू जी। इसका मास तो डीएम ही है ना, डीएम इंटू जी। तो म्यू के वैसे के डीएम क्या हो गया मेरे पास, 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी आर इंटू जी। तो ये मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अरे सही है क्या, यस और नो। तो इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण इस छोटे एलिमेंट पे आने वाला टॉर्क, किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल एलिमेंट की। किसकी बात कर रहा हूं, स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू रेडियस। अरे है ना, टॉर्क का फॉर्मूला तो वही रहता है, फोर्स इंटू, तो एफ के इंटू आर। एफ के अपने पास है, कितना है एफ के अपने पास, यहां से बराबर लिख लेते थोड़ा सा, 2m, ये जी में आगे ले लेता, बाय आर स्क्वायर इंटू म्यू के। ये आर इंटू ये आर क्या बन गया, आर स्क्वायर डी आर। तो ये तो छोटे एलिमेंट के लिए हुआ, किसके लिए हुआ, तो पूरे इसके लिए लेना है तो रेडियस कहां से कहां वेरी हो रही है, 0 से लेके आर तक, 0 से लेके। तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ, कहां से कहां तक, ये सब तो बाहर आ जाएंगे, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन सबको पता है, 2mg बाय आर स्क्वायर इंटू म्यू के इंटू क्या हो जाएगा इसका, आर क्यूब बाय 3। मतलब लिमिट पुट करने के बाद ऐसा हो जाएगा, सही है ना। ये आर स्क्वायर चला गया, ये चला गया, बचा क्या अपने पास, 2mg, ये 3 में आगे ले लेगा, म्यू के इंटू, ये कौन आया, टॉर्क।
अरे सही है, कौन आया? टॉर्क। नाउ टॉर्क बराबर हमें पता है क्या होता है, आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। अब ये मैं पुट कर दूंगा 2/3 mg म्यू के इंटू आर बराबर आई क्या रहता है, डिस्क का mr²/2 इंटू अल्फा। ये 2 इधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, एक आर यम यम, चलो ये इधर आएगा 2 2 जा 4/3 g बाय आर इंटू म्यू के इज इक्वल टू अल्फा। समझ में आया क्या? यस और नो? ये आया अपना क्या, एक्सेलरेशन। क्या आया? क्लियर है? अरे समझ में आया? थोड़ी क्रिटिकल चीजें आई है, ठीक है। चलो और क्या पूछा है हमें, टाइम टेकन बाय टू कम टू रेस्ट, मतलब इसको रुकने में कितना समय लगा। तो हमने काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब रुकने का समय पूछा है, मतलब रुकेगा मतलब फाइनल स्पीड क्या हो जाएंगी, 0। फाइनल स्पीड क्या होंगी, 0। तो 0 बराबर ओमेगा नॉट, माइनस कर दो इसको, ये स्पीड घटा रहा है ना, भले ओमेगा नॉट इधर था लेकिन अल्फा इधर चलेगा। मीनिंग समझे क्या? स्पीड को घटाने का काम करेगा टॉर्क। आया ना? टॉर्क अपोजिट चल रहा है ना, सेम चल रहा है क्या? नहीं, मतलब एक्सेलरेशन किसका काम कर रहा है, रिटार्डेशन का। किसका काम कर रहा है? इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। वैल्यू तो अपने पास है 4/3 g बाय r इंटू म्यू के इंटू टी। तो t बराबर ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये 3r इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3r ओमेगा नॉट बाय 4g म्यू के। ठीक है क्या? यह हो या नहीं? समझ में आया ना क्या किया? माइनस वाला इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस। t निकालना था, डिनोमिनेटर इधर चला गया मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर कहाँ चला गया, डिवाइडर। क्लियर हुआ? एक और चीज निकाल लेती इसमें, नंबर ऑफ रोटेशन। सपोज फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन। अगर हमें पूछा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले कितने रोटेशन करा, ये अगर हमें पूछा तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। अरे हो या नहीं? यहां से थीटा मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा, थीटा। ओमेगा स्क्वायर तो 0 है, माइनस 2 इंटू ये अल्फा कितना है, 4/3 g बाय r इंटू म्यू के इंटू थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा भैया, 3r ओमेगा नॉट का स्क्वायर 8g म्यू के। ये तो थीटा आया। हमें नंबर ऑफ रोटेशन पूछे, क्या पूछे, एक रोटेशन में कितना एंगल होता है, 2 पाई। तो इसको 2 पाई से क्या कर देंगे, डिवाइड। नंबर ऑफ रोटेशन हो जाएंगे थीटा डिवाइड बाय 2 पाई, लिख लेना। समझ में आया? अरे हो या नहीं? ये किसके लिए आया था क्वेश्चन, डिस्क के लिए। किसके लिए, डिस्क अगर किसी टेबल के ऊपर क्या हो रही है, रोटेट। क्या हो रही है, रोटेट। उसका क्या क्या निकाला हमने, अल्फा, टाइम और सारी चीजें। देखो ये क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमें सिखा रहे हैं सिर्फ अप्रोच की। क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। हमें हर बार अल्फा पूछा तो हमें किसके बारे में सोचना है, टॉर्क। किसके बारे में सोचना है, यहाँ टॉर्क कौन लगाएगा, सिर्फ फ्रिक्शन नहीं लगा सकता, दूसरा तो कोई फोर्स है नहीं, तो हम उसके पीछे पड़े पहले। अब डिस्क की रेडियस तो वैरी है ना, सेंटर से लेके यहाँ तो हर जगह फ्रिक्शन एक जैसा तो रह नहीं सकता, इसलिए हमें ओवरऑल फ्रिक्शन फोर्स निकालना था। क्या निकालना था, तो ओवरऑल फ्रिक्शन के बजाय हमने छोटे एलिमेंट का क्या निकाला, टॉर्क। उसे क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया, कहां से कहां तक, 0 से लेके तो। समझा क्या? चलो लिख लो फटाफट। 18 लाख, ये लाओ, बस खर्चे के काम बताओ तुम लोग। और ब्लैक ठीक है, चल कर दे। चलो अरे चलो देखो, हाँ ठीक है, कर लूंगा मैं, टेंशन। हाँ तो पहले सर्कुलर डिस्क था, क्या था, सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क का हमने क्या निकाला था अभी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बाद टाइम और उसके बाद नंबर ऑफ रोटेशन। अब कल हमने हिंज सपोर्ट के अबाउट रॉड का क्वेश्चन करा। हिंज के अबाउट क्या था, रॉड।
तो रॉड को जब रिलीज करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो हमने दो कंडीशन सॉल्व कर दी, एक हॉरिजॉन्टल था और एक वर्टिकल। तो सेम उसी प्रकार अभी हम प्लेट को सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे, प्लेट। मतलब रॉड की जगह कौन आया है, ध्यान दो। क्या हुआ, पापी लोग ध्यान देते हैं। चलो देखो, हाँ ठीक है, ध्यान देना। अब प्लेट को हम इस हिंज से क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ से। तो बट ऑब्वियस है प्लेट ऐसे कहा जाएगा, नीचे जाएगा। कहा जाएगा, नीचे। तो हमें इसका क्या क्या पूछा है अभी, अल्फा, ओमेगा, AC, AT, A और फोर्स अबाउट हिंज, ऐसी इतनी चीजें पूछी। तो सिंपल सी बात है, इसे जो रोटेट करने वाला फोर्स रहेगा वो सिर्फ mg ही रहेगा। कौन रहेगा, mg। और कोई फोर्स है क्या, नहीं। इसी वेट के कारण इसमें क्या आएगा, टॉर्क। तो प्लेट ऐसे रोटेट होगी इधर, तो इधर कौन आएगा, अल्फा। कौन आएगा, सही है। तो इसमें अगर मैं इस mg को एक्सटेंड करते हुए ऊपर लेके गया तो यहां से यहां तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बचेगा, L/2। तो मुझे पता है टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी को हम किसके अबाउट इक्वेट करेंगे, ये इतना तो स्टेप समझ गए ना आप लोग। टॉर्क बराबर I इंटू, हो या नहीं। तो mg इंटू L/2, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू I इंटू, अब I हिंज के अबाउट चाहिए। तो प्लेट का कॉर्नर पे इनर्शिया क्या होता है, इसका इनर्शिया था ml²/3, इसका इनर्शिया था ml²/3। तो इसके अबाउट जो एक्सिस है उसका क्या होगा, ट्वाइस। इन दोनों की एडिशन, mg L/2 इधर 2ml²/3 इंटू अल्फा, यम एक L, ये इधर आएगा 2 इधर आएगा 3/4 g और ये L नीचे। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 3g/4। समझ में आया। ऐसे ही कल रॉड के केस में भी करा था, सेम आया था। सिर्फ यहाँ पे 4 की जगह क्या आया था, 2। क्या आया था, 4 की जगह 2। ठीक, चल अब ये हो गया पहला अल्फा। अब जस्ट जब भी रिलीज करते हैं तब ओमेगा क्या रहता है, बोला था 0। क्या रहता है, तो ओमेगा तो 0 ही रहेगा। अगर ओमेगा 0 रहा तो ACB क्या होता है, चौथा। कौन आएगा फिर, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल क्या होता है, R इंटू। तो हमें ये सब किसके लिए निकालना है, सेंटर ऑफ मास के लिए। तो इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ऐसा लगेगा, इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर। इसके अलावा कौन होता था, सेंट्रीपिटल। लेकिन सेंट्रीपिटल कितना है, 0। समझ में आएगा, सेंट्रीपिटल कितना है, सही है। क्या हुआ है, नहीं खड़े सीखने हैं। कर दिया ना पोपट। नहीं भाई इधर ध्यान दो, हाँ ठीक है। चलिए इधर वापस, हाँ टॉपिक के वापस। R इंटू क्या चाहिए हमें, अल्फा। तो R मतलब क्या, ध्यान दो, R मतलब क्या, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से। तो हम ये निकाल सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं। इधर L है, इधर L है, तो पूरी डायगोनल क्या होती है, √2L। √2L का हाफ यानी डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2। तो ये बन जाता है L/√2। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका डिस्टेंस कितना हो गया, L/√2। तो रेडियस कितनी हो गई, L/√2 इंटू अल्फा कितना है, 3g/4। L 3g/4 √2। अरे इधर ध्यान दो, हो रहा होगा तो भी, नहीं हो रहा होगा तो भी रिकॉर्डेड, उसका मत सोचो, तुम पढ़ने के बारे में सोचो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया, 3g/4 √2। कितना आया, 3g/4 √2। क्लियर है, टेंजेंशियल भी हो गया। अब टोटल एक्सेलरेशन पता है, सेंट्रीपिटल नहीं है तो टोटल और टेंजेंशियल क्या हो जाएंगे, नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंशियल के। जो कितना आया, 3g/4 √2। अब लास्ट चीज बची हिंज, क्या निकालना है, हिंज। अब ध्यान दो, अब प्लेट है,
यहाँ पे इधर फोर्स कौन सा है, टेंजेंशियल 80, वेट तो ऐसे जा रहा है mg, हिंज यहाँ है। अब हिंज पे हमें फोर्स नहीं पता कि किस पोजीशन पे इंक्लाइंड है, वर्टिकल है, कैसा, तो हम उसके कितने कंपाउंड ले लेंगे, 2। एक मैं कंसीडर कर लेता हूँ कैसा है, वर्टिकल, एक मैं कंसीडर कर लेता हूँ कैसा है, हॉरिजॉन्टल। चलेगा? तो इसके लिए मुझे इसके 2 कंपाउंड बनाने पड़ेंगे। ये एंगल कितना रहेगा इसका हॉरिजॉन्टल के साथ, 45, ये भी कंपाउंड क्या होगा, 45। तो sin 45 और cos 45 कितना होता है, 1/, इसके 2 कंपोनेंट, ये वाला भी क्या होगा, 80/√2, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, 80/√2। ठीक है क्या? हॉरिजॉन्टल भी 80/√2 हो गया, वर्टिकल भी। क्लियर सी बात है भैया, 90 डिग्री रहता है तो ये 40-45 में बनेगा। कितना बनेगा, 45-45। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, तो ये एक एक्सेलरेशन हो गया, ये एक एक्सेलरेशन। अब वर्टिकल के लिए अगर हम सोचें, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन में mg नीचे है, fv ऊपर है, तो बाय कौन सा इक्वेशन अपना, न्यूटन्स लॉ, mg माइनस fv बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे सही है ना? तो एक्सेलरेशन कितना है अपने पास, 80/√2। तो fv बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस m 80/√2। तो mg माइनस m 80 कितना है अपने पास, m इंटू 3g/4√2। ठीक है क्या? अरे आया ना? और इसका √2 मल्टीप्लाई में आएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2। तो ये 8 बन जाएगा, 8 इधर जाएगा, 8 में से 3 गए तो कितने हो जाएंगे, 5 g/8। सही है? तो ये वर्टिकल आया, कौन सा आया? ऐसे हॉरिजॉन्टल के लिए अगर हम सोचते हैं, और क्या, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में तो एक ही फोर्स है और एक्सेलरेशन भी एक ही है, ये वाला। तो सीधे सीधे FH बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू 80/√2। तो m इंटू 80 कितना आता है, 3g/8। ये √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होने के बाद 8, तो ये बन गया 3mg/8। ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो नेट हिंज फोर्स क्या बनेगा, √of FH का स्क्वायर प्लस FV का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, FH 9/64 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 25/64 m स्क्वायर g स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर रूट के बाहर लिखा तो mg। सही है? इसका mg स्क्वायर होगा, इसका भी mg स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया। 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बाहर, 8। 25 प्लस 8 अंडर रूट कितना बचा, 30। ये आया हिंज। तो हिंज फोर्स कुछ ऐसा चलेगा। अरे सही है? कैसे रहेगा, कुछ इस प्रकार रहेगा। ठीक है क्या? अब देखना दोनों सेम नहीं आए। क्यों नहीं आए सेम? क्योंकि एक वर्टिकल में फोर्स ज्यादा का है। किसमें फोर्स ज्यादा का है, वर्टिकल में। क्लियर है? तो वर्टिकल की वैल्यू इसीलिए कम आई, सॉरी ज्यादा आई, और हॉरिजॉन्टल की क्या आई, कम। कोई पूछेगा उसका एंगल बताओ, एफ हिंज का एंगल बताओ, तो आपको पता है क्या करना है। ये एफ पी है, ये एफ एच है, ये एफ है, तो इसके साथ एंगल रहा तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट मतलब कौन, वर्टिकल, एडजेसेंट मतलब कौन, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कितना है, 5mg/8, हॉरिजॉन्टल कितना है, तो mg कैंसिल, 8 5/3। ठीक है क्या? अरे ठीक है, यस और नो। तो ये प्लेट की कौन सी कंडीशन पड़ी हमने, जब प्लेट को जस्ट रिलीज किया और प्लेट कहाँ जाना शुरू होंगी, नीचे। कहाँ जाना शुरू होंगी? तो अब दूसरा क्या सवाल पैदा होगा कि प्लेट वर्टिकल होने के बाद क्या। जब प्लेट वर्टिकल हो जाएंगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। पढ़ा था। और अल्फा क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाएगा अल्फा, मतलब टेंजेंशियल 0 हो जाएगा, और कौन आएगा, सेंट्रीपिटल। कौन आएगा? वहां पे हम किसका यूज करते भैया, TMEC, टोटल मैकेनिकल एनर्जीज। कल तो पढ़ी, वही स्टेप्स वही रहेंगी, बदलेंगी क्या नहीं, सिर्फ कौन बदला है, शेप।
रॉड की जगह प्लेट आई, सॉल्व करने की मेथड बदली क्या? वो सबको क्या रहेंगी? क्लियर? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सवाल इसी पे बनेगा, प्लेट जब क्या हो जाएंगी? वर्टिकल। क्या हो जाएंगी? वर्टिकल। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से, बंद कर दे, पॉज मत कर। क्लियर हो गई कंडीशन? तो अभी हमने जो भी चीजें कैलकुलेट करी थी वो थी जस्ट रिलीज वाली कंडीशन। कौन सी थी? जस्ट रिलीज, मतलब प्लेट को जैसे ही हमने ऊपर से रिलीज किया उसके लिए ये कंडीशन थी। अब हमें पूछा है फाइंड, इसी प्लेट के बारे में, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। चलो ध्यान दो, क्या पूछा है? मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। अब हमें पता है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कौन से कंडीशन में होती है? वर्टिकल। दूसरा पूछा है इस कंडीशन में फाइंड हिंज फोर्स। कौन सा फोर्स? हिंज फोर्स। इस कंडीशन, तो ध्यान दो, यही डायग्राम है, मुझे मिटा देता क्वेश्चन का। तो हमें मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या निकालना है? मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, और साथ ही साथ दूसरा क्या निकालना है बोला मैंने? अरे दूसरा क्या बोला मैंने अभी? हिंज फोर्स। क्या निकालना है? हिंज फोर्स। चलो अब सब लोग इधर ध्यान देंगे, उधर फोन आए कुछ भी, इधर देखो, समझ लो, नहीं तो कंफ्यूजन में जाएंगे फिर से। ध्यान देना। अब ये प्लेट यहां से हमने रिलीज किया तो बट ऑब्वियस प्लेट ऐसे आएगा, तो ये डायगोनल सीधा हो जाएगा। अरे सही है ना, डायगोनल क्या हो जाएगा? सीधा। समझ में आया कि क्या हुआ? प्लेट यहां से ऐसे हो गई तो इसका डायगोनल जो था वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट। क्या हो जाएगा? मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास था ये यहां से यहां पहुंच गया, मतलब इसका इतना डिस्टेंस नीचे आ गई। अरे सही है क्या? सेंटर ऑफ मास जो यहां था, प्लेट रोटेट होने का सीधी हो गई तो ये सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया ना अपना। कहा आ गया सेंटर ऑफ मास? नीचे। नीचे आया मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी। कौन सी एनर्जी घटी? पोटेंशियल। पोटेंशियल कम हुई तो काय में कन्वर्ट होंगी? काइनेटिक में। काय में कन्वर्ट होंगी? क्लियर है? काय में कन्वर्ट हो जाएंगी? काइनेटिक। तो ये डिस्टेंस मुझे बताओ, ये अगर मैं पहले देखूं ये वाला डिस्टेंस ऊपर से यहाँ तक, तो ये सेंटर में था, मतलब ये जो डिस्टेंस था ये कितना है? L/2। कितना है? अने हिंज पॉइंट से सेंटर का, हिंज पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस कितना है? L/2। मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना है? L/2। तो कितना नीचे आया वो? इसमें से इसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या करना पड़ेगा? समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं? सेंटर ऑफ मास जो यहाँ था, जैसे प्लेट रोटेट होके ऐसा बन गया तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से कहा गया नीचे, तो कितना डिस्टेंस नीचे आया वो? ये इतना। तो ये निकलेगा कैसे? ये सेंटर ऑफ मास की पहली पोजीशन ये कितने पे है? L/2 पे। कितने पे है? ये वाला जो डिस्टेंस है हिंज और सेंटर के बाद, ये तो अब सीधा हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया? सीधा। तो ये डिस्टेंस कितना था? L/√2। अब वो ये बन गया L/√2। तो जो ये हाइट है जितने से ये नीचे आया वो कितना हो जाएगा? L/√2 माइनस L/2। समझ में आया क्या? अरे हो या नहीं? अब मैं फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं देता, TMEC क्यों लगा रहे, वो हमने कल ही डिस्कस किया। बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स के कारण कोई वर्क डन होता नहीं है, इसलिए हम क्या लगाते हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मींस लॉस इन पोटेंशियल, जो भी कम हो रही है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? mg/h। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ है ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा कौन सा रहेगा? मैक्सिमम, क्योंकि नीचे की पोजीशन में स्पीड क्या हो जाती है? मैक्सिमम। चलो mg हाइट कितनी है? L/√2 माइनस L/2 बराबर हाफ। आई का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, 2/3 ml स्क्वायर, ओमेगा मैक्स का स्क्वायर। 2 2
इधर से यल कॉमन निकल के यल कैंसिल, इधर से यम यम क्या बचा, ये 3 इधर आ जाएगा, 3g 2 मल्टीप्लाई ये 2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 2 रूट 2, इधर से यल नीचे आ जाएगा बराबर हो, बचा कौन, ओमेगा मैक्स का स्क्वायर। तो ओमेगा मैक्स क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 3g बाय एल 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ठीक है, आसान स्टेप थी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई वही काय में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में, काय में चली गई, काइनेटिक। दूसरा अब हिंज फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, अब इस कंडीशन के लिए इधर इस कंडीशन के लिए वेट कहाँ है, नीचे, अरे वेट कहाँ है, नीचे। इस कंडीशन के लिए अपने पास अल्फा क्या बन गया, 0, तो AC हम निकाल सकते हैं R इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या होगा, R इंटू ओमेगा। R कितना, तो ये लेंथ रेडियस, यहां से यहां तक लेंथ कितनी रहती है, L बाय रूट, तो R हो गया L बाय रूट 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है ये 3g बाय L इंटू 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2, यल विल गेट रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 3g बाय 4 इंटू 2 माइनस, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0, क्योंकि अल्फा 0 हो गया, कौन 0 हो गया। जब भी कोई रॉड नीचे आता है तो इस नीचे वाली पोजीशन में हमेशा ओमेगा क्या रहेगा, मैक्सिमम, और अल्फा क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ऊपर आते समय अल्फा फिर से डिक्रीज होना शुरू होता है, क्या होना शुरू होता है, चलिए हो गया। अब हम इस पे फोर्सेस देखते हैं, ये हिंज है, इस पे फोर्स सपोज ऐसे ऊपर, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, सेंटर की तरफ जाता है ना। तो नाउ बाय न्यूटन्स लॉ बता दो, F हिंज माइनस mg बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F हिंज बराबर क्या हो गया, mg प्लस मास इनटू ये एक्सेलरेशन कितना है, 3g बाय 4 2 माइनस रूट हो गया। दो स्टेप में सॉल्व हो गया, ठीक है क्या, अरे हो गया नहीं, तो ये क्या हुआ, अपनी प्लेट जो यहाँ थी वो क्या हो गई, रिलीज करने के बाद क्या हुई, रोटेट, क्या हुई, रोटेट होके जब वर्टिकल बनी तभी तो एंगुलर स्पीड क्या रहेंगी, मैक्सिमम, तो वर्टिकल की कंडीशन के लिए सॉल्व किया। तो हम सारी चीजें सॉल्व करते समय ये भूलना नहीं कि हम सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते हुए सॉल्व कर रहे हैं। किसको कंसीडर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, और इनर्शिया हमेशा किसके अबाउट ले रहे हैं हम, हिंज के अबाउट, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास घूम किसके अबाउट रहा है, हिंज के अबाउट, किसके अबाउट घूम रहा है, हिंज के अबाउट, क्लियर है। तो इनर्शिया का फार्मूला कहाँ लगा, हिंज पे, बाकी की चीजें किसके हिसाब से हुई, सेंटर ऑफ मास, किसके हिसाब से हुई, सेंटर ऑफ मास, क्लियर, समझ में गए क्या, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस थी हिंज वाले क्वेश्चंस की, किसकी, अब सोचना क्या है वो तो समझ में आ गया। हमें अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, हमेशा फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स कौन कौन से है वो देखना है। टॉर्क हमेशा किसके अबाउट ले रहे हैं अपन, हिंज के अबाउट, किसके अबाउट ले रहे हैं, हिंज के अबाउट, ये भूलना नहीं, क्लियर हो गया। टॉर्क मिला तो टॉर्क पे से आई इंटू अल्फा पे से कौन मिल जाएगा, अल्फा, कौन मिलेगा, अल्फा, अल्फा मिला कि फिर बाकी की चीजें आप निकाल सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, टेंजेंशियल भी निकाल सकते, ओमेगा भी निकाल सकते, टाइम भी निकाल सकते, थीटा भी निकाल सकते, ठीक है। चलो लिख लो, पुली ब्लॉक सिस्टम, कौन सी सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम। देखो लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे सवाल करे अपन ने इस पे, जहाँ पे पुली रहती थी और क्या रहता था, ब्लॉक, एक्सेलरेशन निकाले, वेलोसिटी निकाले, वर्क निकाले, फोर्स निकाले, सारी चीजें करी थी हमने, है ना, वर्क और एनर्जी में वर्क निकाला था। लॉज ऑफ मोशन में क्या निकाल रहे थे अपन, स्पीड, एक्सेलरेशन, सारी चीजें। तो एक चीज ध्यान में रखना, पुली ब्लॉक सिस्टम में जो पुली है उसे हमेशा सॉलिड सिलेंडर समझना है, कुछ मेंशन नहीं रहा तो कौन सा सिलेंडर समझेंगे, सॉलिड।
हॉलो सिलेंडर समझना नहीं। सॉलिड सिलेंडर का इनर्शिया का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? डिस्क के बराबर। किसके बराबर होता है? डिस्क के बराबर, अगर एक्सिस के अबाउट लिया तो। चलो ठीक, तो ऐसा समझ के चलते हम। एक पुली है, इसके ऊपर ये दो ब्लॉक लगे हैं, ध्यान दो रे। इधर मास है m1, इधर मास है m2। लेट m1 इज ग्रेटर देन m2। m1 क्या है? m2 से। जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस। हमें पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्लियर? क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक। अब तक क्या था, जब अपन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रहे थे तो पुली के ऊपर स्प्रिंग क्या हो रही थी? मूव हो रही थी। पुली वैसे के वैसे रह रहा था। अब वैसा नहीं, अब पुली कैसी है? रफ। पुली कैसी है? मतलब स्ट्रिंग पुली के ऊपर स्लाइड नहीं हो सकती। स्ट्रिंग कैन नॉट स्लाइड ओवर पुली। ये ध्यान में रखना। स्ट्रिंग पुली के ऊपर स्लाइड मतलब ये नीचे आएगा तो पुली भी घूमेगी। जैसे पानी निकालते हैं कुएं में से तो पुली भी रोटेट होता है उसके साथ, क्योंकि वहां क्या रहता है? रोप और उसके बीच में फ्रिक्शन। क्या रहता है? फ्रिक्शन। तो ऐसा समझ के चलो। स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस। स्ट्रिंग कैसी है? अब सिंपल है, हमने जो पहले पढ़ा है उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? फोर्सेस लोकेट कर सकते हैं। इसका वेट, अब m1 इज ग्रेटर देन m2 तो बट ऑब्वियस है ये नीचे जाना चाहिए, हाँ या ना? और ये कहाँ आना चाहिए? ऊपर। सही है ना? ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर। इसका भी वेट कहाँ एक्ट होगा? तो इस स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ क्या आएगा? टेंशन। इधर T, इधर भी क्या लेते थे अपन? T, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा। इधर T1 बोलूंगा मैं तो इधर T2 बोलूंगा। दोनों तरफ टेंशन अब एक जैसा कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा तो वैल्यू बदल सकती। T1 अलग हो जाए और T2 अलग हो जाए, सो दैट एक्सेलरेशन दोनों का क्या रहे? सेम। समझ रहे हो? अरे हाँ या ना? तो यहाँ एक्सेलरेशन सेम आने के लिए T1 और T2 अलग हो जाएंगे। क्यों अलग होंगे उस पर अपन डिस्कशन करेंगे अभी। क्लियर हो गया इतना पार्ट? सही है। तो पहला जो बेसिक हमें पता है उस हिसाब से तो हम इसके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं, इसके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं? अगर मैं फॉर ब्लॉक m1 लिखना चाहूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या है? ये नीचे जा रहा, ये ऊपर है, तो मैं ऐसा लिखूंगा ना, m1g माइनस t1 बराबर m1 इंटू a। सही है क्या? जिधर मोशन उसमें से अपोजिट वाला क्या करते हैं अपन? माइनस, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये फोर्स ज्यादा हो गया, इसमें से अपोजिट वाला क्या कर दिया? माइनस, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए लिखना चाहिए ये ऊपर जा रहा है। अरे हाँ या नहीं? तो फॉर ब्लॉक m2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो T2 ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो T2 ज्यादा कंसीडर करना होगा। ये अपोजिट वाला क्या हो जाएगा तो बराबर m2 इंटू a। तो ये दो इक्वेशन तो मिल गई, ये पहली हो गई, ये दूसरी। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन? ये तो अपन ने जो लॉज ऑफ मोशन में किया था वही किया। ठीक है, चलो अब पुली के बारे में सोचते हैं। क्लियर? अब ये जो कोई पुली है इसके ऊपर ये जो रोप है, रोप मैंने बड़ा नहीं बताया तब समझ जाओ, रोप है। तो ये रोप क्या करेगा? ये पुली जब इधर आ रहा है नीचे तो ये इधर फ्रिक्शन लगाएगा, इस पुली को भी घुमाएगा ना अपने साथ, तो फ्रिक्शन तो वही काम करेगा। फ्रिक्शन दोनों काम करता है, हमेशा अपोज करता है क्या? नीड के हिसाब से काम बदल जाता है उसका। तो इसके हिसाब से फ्रिक्शन इधर लाने की कोशिश करेगा और इसके हिसाब से फ्रिक्शन इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। अरे हो या नहीं? यस और नो? तो अगर हम ऐसा मान के चले कि पुली और स्ट्रिंग मिलके कंबाइन सिस्टम है, पुली और स्ट्रिंग मिलके कौन सी सिस्टम है? तो कंबाइन सिस्टम अगर कंसीडर करें तो ये लेफ्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट क्या कर डालेंगे? कैंसल। बराबर है कि गलत है? दोनों अपने इफेक्ट क्या कर डालेंगे? कैंसल। तो मेरे हिसाब से फिर पुली पे बचने वाले फोर्सेस कौन थे?
इधर कौन बच रहा है T1, इधर कौन है T2, इसके सेंटर पे कौन है इसका खुद का वेट। अगर यहाँ कोई हिंज किया होगा तो हिंज फोर्स आएगा, किसी के ऊपर तो लगाया होगा ना पुली को, तो वो सपोर्ट भी तो फोर्स लगाएगा। वेट नीचे जा रहा है तो उसको बैलेंस तो करेगा ना वो रिएक्शन देके कि हवा में लटका रहेगा नहीं। ये इतने फोर्सेस किस पे रहने चाहिए, पुली एंड स्ट्रिंग को। हम कंबाइन सिस्टम ले रहे, पुली अलोंग विद स्ट्रिंग। अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग की बात करता तो अलग होता, पुली की बात करता तो अलग होता। क्लियर है। T1 और T2 की वैल्यू अलग होने का कारण कौन है, फ्रिक्शन। कौन है, फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन इस T1 के हिसाब से इसे नीचे लेके जाने में मदद कर रहा है, वही इसको ऊपर लाने के डायरेक्शन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। क्या करेगा, क्योंकि इसकी एक्शन तो इधर है ना, बराबर है। तो इसलिए T1 और T2 की वैल्यू क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। क्या आएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में क्या आएगा, सर अभी तो आपने बोला एफएस और एफएस कैंसल, तो फिर अलग कैसे, अलग कैसे, वो दोनों सिस्टम अपने कंबाइन कर दी, स्ट्रिंग को और पुली को। फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, स्ट्रिंग और पुली के बीच। तो स्ट्रिंग पे है क्या, नहीं, किसके बीच में है वो, स्ट्रिंग और पुली के बीच में। तो उसका इफेक्ट तो आएगा ना, टेंशन बदलेंगे वो। क्या बदलेगा, टेंशन। क्लियर हुआ, अरे सही है क्या, ध्यान, क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसके अब मुझे क्या चाहिए, अब ये इधर आ रहा है तो एक्सेलरेशन इस साइड है, एक्सेलरेशन इस साइड है ना, तो ये एक्सेलरेशन इस पुली के लिए टेंजेंशियल हो गया ना, अरे हो गया नहीं, तो इसको एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा मिलना चाहिए अल्फा। और हमें पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, r इंटू, होता है या नहीं, क्या होता है, r इंटू, तो अल्फा क्या होना चाहिए, a बाय r। पुली की रेडियस सपोज कैपिटल R ले लेते हैं, क्या होना चाहिए अल्फा, a बाय r। अब मैं इस पुली को अगर टॉर्क का इक्वेशन लगाऊं, टॉर्क टाउ बराबर मुझे पता है क्या होता है, I इंटू अल्फा। अब टॉर्क कौन कौन सा आएगा, घुमाओ एक एक को पकड़ के। ये T1 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे घूम रहा है, अब ऐसा ना सोचते हुए अपन एक्सेलरेशन के हिसाब से सोचेंगे। किसके हिसाब से सोचेंगे, एक्सेलरेशन ऐसा चल रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको प्लस बोल देंगे अपन, T1 इंटू R। ये T2 एक्सेलरेशन के अपोजिट आ रहा, ये इधर आना चाह रहा है, ये तो अपोजिट घुमाएगा ना, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस T2 इंटू R। अबे ठीक है क्या, बराबर टोटल I। अब ये इसको क्या समझो बोला मैंने, सिलेंडर को सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क का फॉर्मूला मतलब कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा कितना है, चलो ये r, इधर से r कॉमन निकलेगा, T1 माइनस T2 इंटू R बराबर R, तो T1 माइनस T2 बराबर m इंटू ए बाय 2। ठीक है क्या, अरे यहाँ तक ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, 1, 2 एंड 3, सर तीनों को ऐड करते आता है, क्यों नहीं करते आता, एडिशन ही तो कर रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसके साथ, तो डायरेक्ट अगर देखूं मैं तो यहाँ T1 माइनस में है, यहाँ T1 क्या हो जाएगा, यहाँ T2 प्लस में है, यहाँ T2, दोनों क्या हो गए, बची हुई थी M1G माइनस, लेफ्ट साइड में इतने बचे ना, मतलब M1 माइनस M2 इंटू G बराबर, राइट साइड में कौन कौन बचा, ठीक है क्या बचा, M1 प्लस M2 प्लस M/2 इंटू A। Therefore A बराबर क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M/2। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो स्टेप्स पे ध्यान दो, हमें क्या पे ध्यान देना है, स्टेप्स। समझ लो, पहले ब्लॉक पे बता दो फोर्सेस, ब्लॉक की एफबीडी पे से ब्लॉक के इक्वेशन बन गए अपने, किसके इक्वेशन बन गए, ब्लॉक के। फिर पूरा किस पे जाओ, पुली पे, कहीं पे जाओ, पुली पे किसका इक्वेशन लिखना है हमें, टॉर्क का।
इसका लिखना है टॉर्क का इक्वेशन किसके साथ इक्वेट होगा? आई इंटू और पुली का अल्फा हमेशा क्या रहेगा? ए बाय आर। क्या रहेगा? ए बाय आर। ठीक है क्या? अरे समझ में आया? हाँ या ना? समझे क्या? स्टेप्स पे ध्यान दो, क्योंकि स्टेप पे से क्वेश्चन बनेगा, एक जैसे थोड़ी ना आएंगे। कंडीशन क्लियर हो गई? पहली स्टेप दोनों ब्लॉक्स की एफबीडी, दोनों ब्लॉक्स के इक्वेशन। दूसरी स्टेप पुली पे क्या लगा दो? टॉर्क का इक्वेशन। क्या लगा दो? जो तीन इक्वेशन बने उनकी क्या कर देना है? एडिशन। क्या कर देना है? क्लियर? समझ गए? हाँ या नहीं? चलो लिखो जल्दी से। बेटा करो, इसको बंद कर दे। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक find speed of block when block M1 descends through x, मतलब कितने डिस्टेंस से नीचे गया? x। पुली इज फ्रिक्शनलेस। अब पुली कैसी है? फ्रिक्शनलेस, और मास भी नहीं है। चलो देखते हैं। हाँ सिंपल है, ध्यान दो। उसने बोल दिया कि ब्लॉक M1 कितने से नीचे गया? x। तो अगर ये x डिस्टेंस नीचे गया तो इसने x डिस्टेंस ऊपर जाना चाहिए। सही है कि नहीं? अरे हो या नहीं? ये नीचे आया तो ये कहाँ गया? अब इसमें टेंशन फिर से वही रहेगा अपना, T और T सेम हो जाएगा। क्यों सेम? फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शन होता तो सेम होता क्या? नहीं, तो फ्रिक्शन आता था। अभी उसने क्या बोल दिया? पुली कैसी है? फ्रिक्शनलेस। तो फिर टेंशन दोनों तरफ क्या हो गया? सेम। अब सिंपल सी बात है, अगर ये नीचे आ रहा है मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, बराबर है? ये कहा जा रहा है ऊपर, इसकी बढ़ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, देयर इज अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये नीचे आया ये, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? चेंज। एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू, ये तो पता है हमें, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू। क्लियर है क्या? तो ये इसका मतलब ये पुलिस के साथ अगर रोटेट भी हो रही है, इसके एंगुलर स्पीड क्या हो जाएंगी? ओमेगा। v इज इक्वल टू, हम कभी तो भी पढ़ चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी भी, हमें तो इस इंस्टेंट का पूछा है ना, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है। तो ये रोप जो इसके ऊपर लगा है उसको तो ओमेगा रहेगा ना भैया? अरे हाँ या ना? जो रोप काय के ऊपर है? पुली के ऊपर। वो तो सर्कमफरेंस के साथ ऐसा नीचे आएगा ना वेलोसिटी के साथ, उसे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। और जब रोप की बात करते हैं या स्ट्रिंग की बात करते हैं, हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहती है? सेम। क्या रहती है? सेम। मतलब ये अगर v वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है तो ये v वेलोसिटी के साथ क्या होना चाहिए? ऊपर। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या बोलते हैं अपन? v। ये अलग रहती, ये अपन स्ट्रिंग के लिए पहले पढ़ चुके हैं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? सेम, वो बदलती। तो सिंपल है अपने पास कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सही है क्या? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन। तो लॉस कैसे निकलेगा? मैं सिंपली लिखता m1g x माइनस
m2gx। सही है? अरे हाँ या ना सर, m2gx प्लस चाहिए था, ये माइनस, लॉस बोल रहे तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जैसे यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है इसकी एनर्जी बढ़ रही है, ये नीचे आ रहा है इसकी एनर्जी घट रही है, तो एक्चुअल में होना चाहिए m2gx माइनस, तो ये लॉस बोल रहे हैं अपनी, इसको क्या लगेगा माइनस, ये माइनस से अंदर गया तो ये प्लस बन जाएगा, और ये क्लियर हो गया? अरे ठीक है, बराबर काइनेटिक एनर्जी किस किस की, हाफ m1v² प्लस हाफ m2v² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है क्या आया एडिशनल, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बस ये एक स्टेप आपको याद रखनी, क्योंकि ओमेगा इस पे लगेंगे ना। सर फ्रिक्शनलेस बोल दिया ना आपने पुली को, अबे कुछ भी बोलो लेकिन उतनी पोजीशन के लिए वो तो पुली उसी रेडियस पे घूमेगी नहीं जिस रेडियस पे कौन घूम रहा है। क्या किसको? मैंने पुली को मासलेस बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ बोला, कहाँ बोला मैंने पुली के बारे में कुछ मैंने कुछ बोला क्या ऐसा? नहीं, हमेशा नहीं, मैंने मासलेस स्ट्रिंग बोला है रे। हम किसका मास नहीं लेते कभी? स्ट्रिंग का। किसका मास नहीं लेते? स्ट्रिंग का। पुली का तो रहेगा ही ना मास, पुली इतना वेट कैसे सहन करेगी, उसका मास नहीं रहेगा तो। चलो क्लियर हो गया? अभी इस पे क्या बनेगा, m1 माइनस m2 gx बराबर है, ये तो इधर लेके जाओ, इधर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस i, क्या बचेगा इसका, आएगा क्या बचेगा, ओमेगा की जगह क्या आएगा, v² बाय r², ठीक है क्या, इंटू v², तो v² बराबर 2 टाइम्स gx अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i बाय r², तो v बराबर अंडर रूट ऑफ 2m1 माइनस m2 gx अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i बाय r²। ठीक है क्या? अब इसी क्वेश्चन में मुझे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन। क्या पूछा? फाइंड। तो हमने कभी ये पढ़ा है, a होता है dv बाय, इधर ध्यान दो रे, इधर मैं ऐसा लिख सकता dv बाय dx इंटू dx बाय, याद आ रहा है क्या? कुछ ऐसा पढ़ा है। तो a बराबर होता है v इंटू dv बाय dx। अरे होता है या नहीं? तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2v इंटू dv बाय dx बराबर, इस पूरे इसमें सिर्फ x का डेरिवेटिव आएगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो ये बचेगा 2 इंटू m1 माइनस m2g, डिनोमिनेटर वैसे के वैसा है, m1 प्लस m2 प्लस i बाय r²। x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, इधर से 2 इधर से 2, v dv बाय dx मतलब a बराबर m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i बाय r। कुछ पिछले इक्वेशन जैसा दिख रहा है क्या? देखो और पिछला इक्वेशन भी यही था क्या? ऐसा ही था ना, सिर्फ यहाँ m/2 लिया था। क्या लिया था? अगर मैं यहाँ पुट कर दूं mr² बाय 2, तो r² m/2 ही बनेगा। क्या बनेगा? समझे? तो वही इक्वेशन वैसे भी आ सकता है। समझ में आया क्या? अरे आया ना? हमने निकाला क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी पे से क्या बनाया? एक्सेलरेशन। तो ये ज्यादा आसान है उसके मुकाबले। ठीक है? ठीक है क्या? लिख लो बाबा। अब नेक्स्ट इसका एक होमवर्क ले लो आप लोग।
कैसी होगी, इनर रेडियस और v स्क्वायर चा डेरिवेटिव, ठीक है। हाँ क्लियर। तो ये एक ट्राई करना है। तो आई के बारे में सोचना नहीं, बस यहाँ पे एक स्ट्रिंग कहाँ पे है, आर रेडियस पे, दूसरी 2r रेडियस पे, आणि m1 इज गोइंग डाउन, एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। बंद कर दो।